हेलो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? जी हाँ, पेपर्स छुड़ा रहे हैं, पेपर्स लिख रहे हैं, मगर हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है और आपकी तैयारी को स्पीड अप करने के लिए, आपकी तैयारी को और एनहांस करने के लिए नया शुरू किया गया है गॉश एडुकेयर की तरफ से सिर्फ 10 बस। जी हाँ, सिर्फ 10 बस। ये मेरा कहने का स्वभाव नहीं, ये आप लोगों का एक भाव रहेगा। ये भाव आपके अंदर तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ 10 बस। जी हाँ, इतने ही क्वेश्चंस है आपके पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि 27 पेजेस का चैप्टर है और बोर्ड्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। इस चैप्टर में से केवल 10 क्वेश्चंस, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, केवल 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, जिनकी इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो आपके सामने बहुत आसानी से पेश किए जाएंगे। इतनी आसानी से कि आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए और आंसर फटाफट याद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा होगा हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सिर्फ 10 सीरीज का। द फर्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान में रखिए, पहली बार इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स के लिए आया था। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ यूरोप? यूरोप के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग किस तरीके से आई थी? तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम ये क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर कुछ इस तरीके से है। आइडियाज ऑफ ला पैट्रे एंड ले सिटोयन, द सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, uniform weights and measures were adopted, martyrs were commemorated, oaths were taken on the name of the nation, hymns were composed, equal rights were given, new French flag and internal customs duty was abolished. Now this is the answer. But ये है आम जिंदगी। Let us move towards मेंटोस जिंदगी। ये है आपकी मेंटोस जिंदगी। जी बिल्कुल, इतना बड़ा आंसर। कितना बड़ा आंसर? ये आंसर जिसका हर टर्म हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक छोटा एक्रोनिम, दैट इज आईसीयू मोहिनी। आईसीयू मोहिनी से आपको पूरा आंसर लर्न हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आई फॉर आइडियाज ऑफ ला पैट्रे एंड ले सिटोयन, सी फॉर सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, यू फॉर यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, एम, oaths were taken, O, hymns were composed, H, E से equal rights, N से new French flag और I से internal customs duty was abolished. So कैसा रहा आपका पहला आंसर? जी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बाकी के भी इंपॉर्टेंट आंसर देखेंगे। इंपॉर्टेंस लेवल में ये आंसर बहुत ऊपर है। ये 23 के बोर्ड्स में आया है और उसके पहले भी बहुत बार इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। Next question. What were the positive and negative impacts caused by administrative reforms of Napoleon? अब नेपोलियन के द्वारा जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए हैं उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है? ध्यान दीजिए, ये वही क्वेश्चन है आपका जो आप लोग समझ पा रहे हो। द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। अब देखिए, नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 3 मार्क्स के लिए पिछले साल आ चुका है और इसका इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंस लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर है। बट ध्यान में एक चीज हमको ये रखना है बेटा कि सबसे ज्यादा बार आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछे गए हैं, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। बट जब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉजिटिव चीजें नेपोलियन के द्वारा क्या की गई और नेगेटिव चीजें उसके रेन में क्या हुई। तो पॉजिटिव चीजें क्या हुई उसके तरफ पहले देखते हैं। नेपोलियनिक कोड गिव अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थे वो सब चले गए। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश कर दिया गया। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, देन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, abolished the feudal system and transport and communication system were improved. अब अगर पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव क्या हुआ? एक छोटा सा एक्रोनिम ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी चीज हमारे अगेंस्ट में नेगेटिवली होती है या फिर हमसे कोई नेगेटिवली बात करता है तो वी सडनली फील्स लाइक क्राइंग। इट सडनली फील्स लाइक क्राइंग। हमको रोने की इच्छा होती है, वो क्राई ही बनेगा आप लोगों का नेगेटिव पॉइंट। CRI, दैट इज
censorship, recruitment and increased taxation. Censorship, recruitment and increased taxation. Cry is the negative factors. अब सर जैसा नेगेटिव का कुछ बनाया वैसे पॉजिटिव का कुछ बना के दीजिए विद इन 10 सेकेंड्स. ध्यान देते रहिए. चलिए पॉजिटिव का कुछ बना के देखते हैं. आप कोशिश कीजिए, स्क्रीन को 2 सेकंड 10 सेकंड पॉज कीजिए. क्या कुछ बन सकेगा इसका एक्रोनिम? जी बिल्कुल, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो. इसका एक्रोनिम बनेगा GREAT, द ग्रेट प्रिविलेजेस. अब नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट? ये ग्रेट है आपका गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस. देन आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी, E फॉर इक्वालिटी, A फॉर अबॉलिशन एंड T फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और लास्ट में है आप लोगों का प्रिविलेजेस जो कि क्या कर दिए गए थे? टेकन अवे. मतलब नेपोलियन ने ये प्रिविलेजेस वापस ले लिए थे. तो द पॉजिटिव फैक्टर्स आर ग्रेट प्रिविलेजेस एंड नेगेटिव फैक्टर्स आर क्राई. तो नेपोलियन के रूल में क्या पॉजिटिव चीजें हुई? ग्रेट प्रिविलेजेस, ये है आपका एक्रोनिम. और क्या नेगेटिव चीजें हुई? वो है क्राई, वो है क्राई. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Habsburg Empire was a patchwork of many different regions and people. Elaborate. Habsburg Empire जो था उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. जो भी अलग अलग तरीके के लोग रहते थे वो लोग किसी ना किसी लैंग्वेज को प्रिफर करते थे, कोई ना कोई भाषा बोलते थे. तो वो कौन लोग थे और वो कौन सी भाषा बोलते थे, ये सब हमको लर्न नहीं करना है. एक छोटा सा टेबल आपको ये सब चीजें इलैबोरेट करके दे देगा. द पीपल लिविंग इन द एल्पाइन रीजन, दैट इज टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एंड सुडेनलैंड, ये सभी लोग जर्मन भाषा में बात किया करते थे. लोम्बार्डिया एंड वेनेशिया वाले इटालियन भाषा में बात किया करते थे. हंगेरी में रहने वाले मगियार भाषा में और गलीशिया में रहने वाले पोलिश भाषा में. मतलब अलग अलग एरियाज में रहने वाले जो लोग थे वो सभी लोग जो हैब्सबर्ग एम्पायर में रह रहे थे वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, ये आपको एक छोटे से टेबल से क्लियर हो गया है. आप चाहे इस छोटे से टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. होपफुली आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये आपको क्लासेस में भी लिखवाया गया है और हाँ, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है. तो हर क्वेश्चन, हर सवाल जो है, हर सवाल एक बवाल है. हर सवाल एक बवाल है. और पेपर में आप लोग जाके देखोगे कि गॉस एडुकेयर प्लस कमाल है. क्यों? जो कराया है वही आया है. पढ़िए चाहे कहीं से, क्वेश्चन तो मगर आएगा यही से. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म ज़ोल्वेरिन, अ कस्टम्स यूनियन इन 1834 इन जर्मनी. 1834 जर्मनी में एक कस्टम्स यूनियन जो बनाया गया जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, ये बनाने की जरूरत क्या है? अगर मैं आंसर के सामने खड़े हो जाऊं और आप लोग अगर ये इमेज देख लो, ये इमेज ही आपको आंसर तक पहुंचा देगी. क्या बता रही है इमेज? एक व्यक्ति बहुत सारे हर्डल्स के सामने खड़ा हुआ है. जी बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने. इकोनॉमिक हर्डल्स बहुत सारे थे. हर हर्डल पे 5% का टैक्स. अब यही टैक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया? एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया. किसके कहने पे बनाया गया? रशिया के कहने पे बनाया गया. कब बनाया गया? 1834 में बनाया गया. यही सब चीजें आपको आपके आंसर में लिखनी है. पहला पॉइंट देखते हैं. कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया. किसने कहा बनाने के लिए? रशिया ने कहा. कब बना? 1834 में बना. इट अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स. ये जो भी बीच में ऑब्स्टेकल्स है ये सबको रिमूव कर दिया गया. 30 अलग अलग तरीके की करेंसी थी. मतलब महाराष्ट्र की अलग, यूपी की अलग, गुजरात की अलग, ये सब रिमूव कर दिया गया और केवल 2 ही करेंसीज बची. नेक्स्ट, रेलवे मोबिलिटी ऑल्सो फैसिलिटेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट. रेलवे की मोबिलिटी को बढ़ाया गया और इसी के साथ साथ हिंडर्ड मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट को रोका जा रहा था ये सब ऑब्स्टेकल्स के द्वारा, ये सभी मूवमेंट जो है ये अनहिंडर्ड हो गई. किसके वजह से? क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो इंप्रूव हुआ. क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हुआ? इंप्रूव हुआ.
नाउ लेट अस सी व्हाट आवर फिफ्थ क्वेश्चन हैज फॉर अस। फिफ्थ क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताएगा? फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान में रखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमें बता रहा है न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में। पुराना कंजर्वेटिज्म रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ चुके, न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में इस चैप्टर में क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया, ये सभी तरीके का क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, जो कि रहेगा ये रहेगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। हाउ डिड न्यू कंजर्वेटिज्म इमर्ज एंड व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय देम? न्यू कंजर्वेटिज्म इमर्ज कैसे हुआ और उन लोगों ने कौन से स्टेप्स उठाए? अब न्यू कंजर्वेटिज्म कब इमर्ज हुआ? न्यू कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुआ आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई थी, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पे। एटीन 1815 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, ये चारों ने मिलकर हरा दिया। सर ये चारों नाम अगर ध्यान में नहीं रहे तो कोई बात नहीं बेटा, एक ही नाम बी रैप, केवल बी रैप ध्यान में रखेंगे, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया ये चारों ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जिसको किसने हेड किया? जिसको हेड किया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसने ये मीटिंग होस्ट की, उसने ये मीटिंग बुलाई। और यहां पे क्या डिस्कशंस हुए? यहां पे डिस्कशंस हुए जो है आपके स्टेप्स, जो भी चीज वहां डिस्कस की गई वो आपके स्टेप्स के अंदर इंक्लूड होगी। तो कौन से स्टेप्स है देखेंगे। बर्बन डायनेस्टी वाज अगेन रिस्टोर्ड टू पावर। बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया पावर में। बर्बन डायनेस्टी से क्या याद कर सक रहे हो? जी बिल्कुल, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वही फ्रेंच रेवोल्यूशन की वही बर्बन डायनेस्टी जिसको हटा दिया गया था नेपोलियन द्वारा। आपका पहला 9 का चैप्टर एंड होते होते वो 10वीं के पहले चैप्टर में वापस आ गई है। फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज, फ्रांस अपनी पूरी टेरिटरीज हार गया था। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो कि सेटअप किया था नेपोलियन ने, उसको अनटच रखा गया। और फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए उसके आसपास बाउंड्री सेटअप कर दी गई। फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए उसके आसपास बाउंड्रीज को सेटअप कर दिया गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म के बजाय ट्रीटी ऑफ वियना पे आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, क्यों हुई, उसके फीचर्स क्या है, उसका भी आंसर यही रहेगा। सो न्यू कंजर्वेटिज्म इज नथिंग बट द थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना से नया कंजर्वेटिज्म आना शुरू हुआ। ट्रीटी ऑफ वियना से नया कंजर्वेटिज्म आना शुरू हुआ। एक बहुत छोटी सी चीज जिसके ऊपर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मगर ध्यान दीजिएगा। सर नया कंजर्वेटिज्म क्यों कहेंगे? न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? इस बार ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये लोग चेंज करना चाहते थे। पहले के कंजर्वेटिव चेंज नहीं करना चाहते थे, मगर इस बार ये कंजर्वेटिव चेंज करना चाहते थे। मगर इस बार ये लोग अपने अथॉरिटी पे क्वेश्चनिंग नहीं चाहते थे। मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो कंजर्वेटिव्स की है ही, मगर कुछ चीजें नहीं आई हैं, इसीलिए न्यू कंजर्वेटिज्म, इसीलिए न्यू कंजर्वेटिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, जो शुरू होता है आपके रोमांटिसिज्म से। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट sought to develop a particular form of nationalist sentiment, justify the statement with suitable arguments। रोमांटिसिज्म से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं? अब ध्यान दीजिए बेटा, केवल आंसर के ही कीवर्ड्स नहीं, तो हमें क्वेश्चन के भी कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में 2 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड क्या है? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के बारे में हमें समझाना पड़ेगा कि रोमांटिसिज्म क्या है
और रोमांटिसिज्म ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश कैसे की। अब रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है जो साइंस एंड रीजन को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। जो साइंस एंड रीजन को रिजेक्ट करता है और किस चीज को एक्सेप्ट करता है? हार्ट एंड इमोशन। हार्ट एंड इमोशन को एक्सेप्ट करता है। कभी भी रोमांटिसिज्म की बात आपके दिमाग में आती है तो दो नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। वो दो नाम कौन से? पहला नाम योहान गॉटफ्रीड हर्डर। योहान गॉटफ्रीड हर्डर जो कि कौन थे? एक जर्मन फिलोसोफर थे। कौन थे? एक जर्मन फिलोसोफर। इन्होंने क्या किया? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दास वोल एंड वोल्गजिस्ट। इनका यह कहना था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विल बी ब्रॉट बाय द रोमांटिसिज्म विल बी ब्रॉट बाय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। कौन ला सकेगा? द पीपल ऑफ जर्मनी। द पीपल ऑफ जर्मनी थ्रू फोक डांस, थ्रू फोक सॉन्ग्स। इन सब चीजों से ही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आ सकेंगे। हमें वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरे व्यक्ति है आपके कैरोल कुरपिंस्की। अब कैरोल कुरपिंस्की की लड़ाई किसके अगेंस्ट थी? कैरोल कुरपिंस्की की लड़ाई थी कि हमें अपनी भाषा बोलने दी जाए। इसीलिए लैंग्वेज की जब बात आई, लैंग्वेज को एक वेपन के तरह लिया गया। लैंग्वेज को एक वेपन के तरह लिया गया ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। जब पोलैंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पोलैंड के लोग अपनी भाषा को लेके रेजिस्ट कर रहे थे रशियंस के साथ। इसीलिए कुछ ओपेरास सिंग किए गए, जैसे कि पोलोनेज और मजूरका। पोलोनेज और मजूरका ये ओपेरास सिंग किए गए किसके द्वारा? कैरोल कुरपिंस्की द्वारा। जो लोग इसको अपोज कर रहे थे उन्हें या तो कंट्री के बाहर भेज दिया गया या तो उनको जेल में डाल दिया गया, या तो उनको जेल में डाल दिया गया। ये सब चीजें हुई, बट उन्होंने फाइट करने की बात कभी नहीं कही। ध्यान में रखिएगा, विदाउट फाइटिंग अगर हम लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी कल्चरल मूवमेंट को अडॉप्ट करके, जैसे कि फोक डांस, फोक सॉन्ग, लैंग्वेज, ओपेरा, ये सब चीजों के थ्रू अगर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा क्या? रोमांटिसिज्म। तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रोमांटिसिज्म। और दो प्रोमिनेंट लोग रोमांटिसिज्म वाले, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, अ जर्मन फिलोसोफर, एंड कैरोल कुरपिंस्की, एन इंडिविजुअल फ्रॉम पोलैंड हु sang operas, who sang operas। यही चीजें आपके आंसर में लिखी हुई है। अच्छा, अगर इसके बजाय मुझे क्वेश्चन आता है केवल रशिया पोलैंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो केवल रशिया पोलैंड कॉन्फ्लिक्ट में मेरे पॉइंट्स क्या रहेंगे? केवल रशिया पोलैंड कॉन्फ्लिक्ट में मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज को ही रेजिस्ट किया जा रहा था। अब कुछ बिशप्स और कुछ प्रीस्ट जब ये लोग इनके खिलाफ जाने लग गए तो इनको या तो जेल में डाल दिया या तो डिपोर्ट कर दिया। अब इसके खिलाफ कैसे जाया जाए? तो यहीं पे एक छोटी सी स्टोरी 30 सेकंड्स की। RRR पिक्चर आप सबने देखा होगा, दैट इज RRR। ये मूवी अगर हमने देखा है तो इसमें दो कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर जो कि ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो जाता है और वो ये मानता है कि वॉर ही करना पड़ेगा, और दूसरा कैरेक्टर जो कि जब उसको पैरों से लटका दिया जाता है तब वो गाना गाता है, दैट मीन्स फोक सॉन्ग गाता है, लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग लाता है, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाता है। वही दूसरा व्यक्ति है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल किसका? कल्चरल मूवमेंट का, रोमांटिसिज्म का। कल्चरल मूवमेंट का, रोमांटिसिज्म का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही नाम सोच रहे हो, जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर फ्रॉम RRR मूवी। ये है आप लोगों का इंडियन वर्जन, इंडियन एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ब्रॉट थ्रू रोमांटिसिज्म। Let us move towards the next question. Write a short note on the German unification. अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको 3 यूनिफिकेशन है, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन एंड इंग्लैंड। ध्यान दीजिए, यहां पे भी मैंने इटालियन यूनिफिकेशन नहीं कहा क्योंकि हमारी बुक भी नहीं कहती है इटालियन यूनिफिकेशन। हमारी बुक कहती है स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऐसा क्यों, हम लोग कुछ ही समय में समझेंगे। बट ये यूनिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंस लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर है। यूनिफिकेशन में किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं ये हम लोग मीनवाइल क्वेश्चन जिस तरीके से डिस्कस करेंगे उसी तरीके से देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई भी चीज अगर अच्छा करने जाऊं तो कोई ना कोई मेरी पीछे से टांग खींचेगा ही। तो क्या जर्मन यूनिफिकेशन को किसी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी? लेट अस फाइंड आउट। In 1848, German attempt to unite different regions of Germany. जर्मन के लोगों ने, German people, they wanted to unite different regions of Germany, but they were resisted by military monarch and junkers. Military monarch and junkers. Just to keep in mind, एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा. The military monarch and junker can be learned through a small acronym that is MMJ. Monarch, military and junkers. इन लोगों ने इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की। अलग अलग तरीके थे, अलग अलग स्टेट्स थे। अब ये सब स्टेट्स के अपने अपने मोनार्क, ये सब स्टेट्स की अपनी अपनी मिलिट्री, और ये सब स्टेट्स के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। अगर ये सब एक हो जाएंगे तो चारों राजाओं में कोई एक राजा बन पाएगा। इतनी बड़ी मिलिट्री किसी काम की नहीं रहेगी, और बहुत सारे लोगों की लैंड भी यूनिफिकेशन में हो सकता है कि किसी के पास उतनी लैंड जितनी पहले थी उतनी ना रहे। दैट इज वाई दे रेजिस्टेड, दैट इज वाई दे रेजिस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका मेन आर्किटेक्ट कौन है? जर्मन यूनिफिकेशन का पूरा श्रेय किसको जाता है? पूरा श्रेय जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया। ऑटो वॉन बिस्मार्क को पूरा श्रेय जाता है किसका? इस यूनिफिकेशन का। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने दो लोगों को अपने साथ लिया, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों को साथ में लेके इसने यूनिफाई करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपके आंसर का ब्रह्मास्त्र। क्या है वो ब्रह्मास्त्र? ध्यान दीजिए, 3/7 फाड़ परफॉर्मेंस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, बट आप ये भी सोच रहे होगे सर 7 में से अगर 3 मार्क्स मिलते हैं तो ये परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा नहीं हुआ, बट जर्मन कॉन्टेक्स्ट में अच्छा हुआ। देखिए क्यों। व्हाट इज 3/7 फाड़ परफॉर्मेंस? 3/7 FAD. Now 3 wars in 7 years. 3 wars in 7 years against France, Austria and Denmark. 3 wars in 7 years against France, Austria and Denmark. यही पॉइंट आपके आंसर का ब्रह्मास्त्र बनेगा। This will be the most important point of your answer, that 3 wars were fought in 7 years with France, Austria and Denmark through army and bureaucracy by Otto von Bismarck. And on January 1871, Kaiser William I was proclaimed as the Emperor of Germany. इसको किंग, इसको Emperor of United Germany डिक्लेयर कर दिया गया। अब जैसे इनको एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया, ध्यान दीजिए आपका ये जो आंसर है यहां तक ही कंप्लीटेड है, यहां तक ही आपका आंसर कंप्लीटेड है। बट आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको केवल 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजेस किए गए, क्या चेंजेस किए गए कैसर विलियम वन के द्वारा रूल में आने के बाद, तो क्या चेंजेस किए गए? उन्होंने सीबीआई किया। क्या किया? सीबीआई। व्हाट इज सीबीआई? करेंसी, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लीगल सिस्टम। करेंसी, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लीगल सिस्टम उन्होंने अपने अंडर में लिए। करेंसी, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लीगल सिस्टम उन्होंने अपने अंडर में लिए। ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। वेराज अगर आपका 5 मार्क्स का आंसर है, इट विल बी कंप्लीटेड टिल दिस पॉइंट। And if you need to provide the changes, or if you are willing to provide the changes, you can provide these changes in your answer. ठीक है, चलिए, let us move towards a next unification. Which unification after German unification? Yes, you all got it right. It will be the Italian unification. अब देखिए, इटालियन यूनिफिकेशन में इस साल, मतलब आपके जो सीनियर फ्रेंड्स है, आपके जो सीनियर कलीग्स है, आपके स्कूल के जो भी भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, उन्होंने इस साल इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन देखा, मगर वो इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन इंडिविजुअल सेंट्रिक था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन?
इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन का मतलब यह है बेटा कि आपके इटालियन यूनिफिकेशन में 3 प्रोमिनेंट प्लेयर्स है और एक राजा है। 3 प्रोमिनेंट प्लेयर्स है और एक राजा है। तो इस साल आपको जो क्वेश्चन आया था वो शॉर्ट नोट अबाउट केवॉर आया था कि केवॉर का पार्टिसिपेशन, केवॉर का इन्वॉल्वमेंट, केवॉर ने क्या किया इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। मगर हम इंडिविजुअल सेंट्रिक एंड ईयर सेंट्रिक, ईयर्स को ध्यान में रखते हुए इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। और इस आंसर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं 2 तरीके से है। या तो ये मल्टीपल चॉइस में आपको ईयर्स आ सकते हैं कि कब क्या हुआ, आप लोगों को क्रोनोलॉजी डिक्लेयर करने के लिए आ सकती है कि आप लोग इसकी क्रोनोलॉजी बताइए प्रॉपरली। या तो आप लोगों को किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मजीनी ने क्या किया, गैरिबल्डी ने क्या किया और केवॉर ने क्या किया। वो तो आपको इसी साल, दैट मींस इस साल जो पेपर हुआ 10th का उसी साल आया था। अब होप सो कि आने वाले साल में भी आपको यही क्वेश्चन आएगा। जी बिल्कुल आएगा, ध्यान दीजिए। What was the role played by different individuals in unifying Italy? इटली को यूनिफाई करने के लिए अलग अलग लोगों ने क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 7 अलग अलग स्टेट्स में इटली जो था वो डिवाइडेड था। अब इटली को यूनिफाई कैसे करें, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली कोशिश की गई गुसिपी मजीनी द्वारा। गुसिपी मजीनी ने 1831 और 1848 में 2 अपराइजिंग्स किए बट वो फेल हो गए। गुसिपी मजीनी कौन? गुसिपी मजीनी वो जिसने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सर, यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी से उसने क्या किया? यही तो किया, उसने 2 अपराइजिंग्स किए 1831 और 1848 में। उसको इटली को यूनिफाई करना था मगर वो फेल हो गया। नेक्स्ट, अब पूरी जिम्मेदारी आ गई विक्टर इमैनुअल II के ऊपर। विक्टर इमैनुअल II जो कि रूलर बन गया आखिर में जाके इटली का, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। इसने कहा कि मैं अपने सेनापति को नियुक्त करता हूं। कौन थे वो सेनापति? वो सेनापति थे केवॉर। अब केवॉर ना तो कोई रेवोल्यूशनरी थे ना तो कोई डेमोक्रेट थे। केवॉर केवल नियमों का पालन करते थे, केवॉर केवल रूल्स को फॉलो करते थे। केवॉर अपने राजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार थे। केवॉर ने एक मूवमेंट लीड किया सार्डिनिया पिडमोंट में और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। एक स्टेटमेंट में आप लोग ध्यान रख सकते हो, केवॉर इन, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्गर्स आउट। कब? 1859 में। केवॉर इन, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्गर आउट इन 1859 एंड केवॉर कुड स्पीक फ्रेंच बेटर देन इटालियन। केवॉर कुड स्पीक फ्रेंच बेटर देन इटालियन। नेक्स्ट, गुसिपी गैरिबल्डी ने क्या किया? अब केवॉर जब सबको डिफीट करते हुए नीचे आ रहे थे तो जब वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के एम्पायर में पहुंचे तो वहां पे उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ी। अब उन्हें हेल्प किसने दी? उन्हें हेल्प दी गुसिपी गैरिबल्डी ने। अब गुसिपी गैरिबल्डी क्या अकेले आए थे? जी नहीं, गुसिपी गैरिबल्डी को लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला। सो केवॉर इन, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्गर्स आउट 1859। केवॉर प्लस Giuseppe Garibaldi with some peasants defeated the Bourbon kings of Spain in 1860. That is the Spanish rulers. In 1860 और फाइनली 1861 में क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। 1861 में विक्टर इमैनुअल II was finally proclaimed as the king of United Italy। जो इटली यूनिफाई हो गया, जो इटली यूनाइटेड हो गया, उसका किंग किसको बना दिया गया? विक्टर इमैनुअल II को बना दिया गया। इसको बना दिया गया, विक्टर इमैनुअल II को बना दिया गया। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हो। इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ईयर्स भी ध्यान में रखिएगा। कौन से ईयर्स ध्यान में रखे सर? 1831, 1848, 2 फेल्ड बैटल्स। 1859, 1860, 1861। 59 में क्या हुआ? केवॉर इन, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्गर्स आउट। 1860 में क्या हुआ? केवॉर, गुसिपी गैरिबल्डी विद पीजेंट्स डिफीटेड बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन इन 1860। और 1861 में इटली आपका यूनिफाई हो गया और किंग बन गए विक्टर इमैनुअल II। अब 2 हो गए यूनिफिकेशन। अब क्या तीसरा भी ये यूनिफिकेशन है? तो नहीं, इसे यूनिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। ये एक स्ट्रेंज केस है। ये ग्रेट ब्रिटेन की स्ट्रेंज केस है क्या, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आपको बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफिकेशन का पार्ट इसमें कम है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को अपने अंदर कैसे लिया गया,
किस तरीके से उनके राइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, What were the steps taken by England to form a great British Empire? अब ध्यान में दीजिए, यहां पे कहीं पे भी यूनिफिकेशन ये टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक छोटा सा आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन कैसे बन गया, उसकी शुरुआत हुई यहां से। फर्स्ट इज 1688। इस आंसर में आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको यहां पे ईयर्स मार्क करके दिए, ये ईयर सेंट्रिक आंसर बनेगा। दैट मींस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अगर इवेंट्स ध्यान में रख लिए कि इस साल ये इवेंट हुआ है, इस साल ये इवेंट हुआ है, तो आपका आंसर समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। पहला ईयर है आपका 1688। 1688 में क्या हुआ, इंग्लैंड पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की। पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर अपने हाथ में ले ली। 4 छोटे छोटे आइलैंड थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। अब इंग्लैंड ने फर्स्ट स्टेप उठाया। क्या स्टेप उठाया, मोनार्की को हटा के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया। चारों आइलैंड्स में आपकी भाषा में जो कहते हैं ना, ऑरा इनफाइनाइट हो गया। वो ऑरा इनफाइनाइट होने के बाद क्या हुआ, स्कॉटलैंड को ये लगा कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ अगर हम हाथ मिला ले तो हमारा भी डेवलपमेंट हो जाएगा, और यहीं पे स्कॉटलैंड से गलती हो गई। 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने हाथ मिला के बन गया आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन गया आप लोगों का, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जैसे ही ये हाथ मिलाना हुआ, स्कॉटलैंड का सिस्टमैटिक सेपरेशन शुरू कर दिया गया। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड है सिस्टमैटिक सेपरेशन। सिस्टमैटिक सेपरेशन किस आधार पे किया गया, लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे। गैलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, अपना पहनावा पहनने की अनुमति नहीं थी। पार्लियामेंट में से धीरे धीरे सीट्स को कम किया जाने लगा। कौन सी सीट्स को, स्कॉट जो लोग थे उनकी सीट्स को कम किया जाने लगा। अब आयरलैंड के साथ भी सेम हुआ, आयरलैंड ऑल्सो मेट विद द सेम फेथ। 1798 में क्या हुआ, एक इंडिविजुअल थे वोल्फ टोन। अब वोल्फ टोन थे प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में 2 कम्युनिटीज थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। वोल्फ टोन जो थे वो कैथोलिक्स के साइड में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। तो कैथोलिक्स के साइड में जो वोल्फ टोन थे उनको हराने की कोशिश की गई और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया गया। प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ब्रिटिश एम्पायर ने और आयरलैंड को कैप्चर कर लिया गया। आयरलैंड ऑल्सो मेट विद द सेम फेथ, और 1801 आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो क्या ये यूनिफिकेशन हुआ, नहीं, ये तो बल प्रयोग हुआ। जी, यही बल प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, एक बड़ा सा ब्रिटिश एम्पायर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, द बाल्कन्स। क्या थे बाल्कन्स, कौन लोग थे बाल्कन्स, ये सिनारियो जो है, ये बाल्कन्स का एरिया जो है, ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया क्यों था, यहां पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे थे, चलिए देखते हैं। Why was the Balkan region referred to as the power keg of Europe? ठीक है, मतलब यहां पे पावर को लेके इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों हो रही थी, ये इसलिए हो रही थी क्योंकि समझते हैं क्या लिखा गया है। द बाल्कन्स कंप्राइज्ड ऑफ रोमानिया, बुल्गारिया एंड 8 अदर कंट्रीज। अब ध्यान में दीजिएगा बेटा, 10 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, हमें 10 कंट्रीज के नाम ध्यान में हो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। हम केवल रोमानिया, बुल्गारिया एंड 8 अदर कंट्रीज भी लिख सकते हैं। सो इसमें कितनी कंट्रीज थी, बाल्कन कंप्राइज्ड ऑफ रोमानिया, बुल्गारिया एंड 8 अदर कंट्रीज। ये कंट्री में रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, स्लैव्स कहते थे। ये लोगों को क्या कहा जाता था, स्लैव्स कहा जाता था। बाल्कन इन 1871 वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे ये पूरे स्लैब until 1871। Now what started happening? रोमांटिक नेशनलिज्म की आइडिया स्प्रेड होने लगी।
अब रोमांटिक नेशनलिज्म की आइडिया अगर स्प्रेड हो रही है तो क्या यहाँ पे वॉर होगा? यहाँ पे तो वॉर नहीं होना चाहिए अगर रोमांटिक नेशनलिज्म है तो। बट जब तक हम लोग बाल्कन कंप्लीट करेंगे, ये आंसर को कंप्लीट करेंगे, तब तक आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 तक बात पहुंच गई होगी। कैसे पहुंची है बात, चलिए देखते हैं। तो आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड इन द बाल्कन, बट उसके बाद क्या हुआ? जो बाल्कन स्टेट्स थे वो फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। जितने भी ये बाल्कन स्टेट्स थे, जो भी हम 10 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ये 400-500 साल से एक ही टेरिटरी में रह रहे हैं। अब they never knew about their original boundaries, they started to take others boundaries। ये दूसरे की बाउंड्रीज लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। they wanted to do imperialism, and in that imperialism they were supported by England, Germany, Russia and Austro-Hungary। ये चारों ने इन कंट्रीज को सपोर्ट करना शुरू किया। Now these countries were having a feeling of nationalism in their heart and wanted to do imperialism with others। So nationalism along with imperialism led to World War I। कोई व्यक्ति अपना एरिया छोड़ना नहीं चाहता है, दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती उसका एरिया हथियाना चाहता है, और तीसरा व्यक्ति उसमें मदद कर रहा है। जी हाँ, तीसरा व्यक्ति हर बार आग में घी डालने का अगर काम करेगा तो आग दहक उठेगी, और वही दहक हमको ले गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। कहां तक ले गई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। नेशनलिज्म अलॉन्ग विद इंपीरियलिज्म लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। ये चीजें, ये जो आपके इसमें लिखे हुए हैं, दीज आर द की वर्ड्स व्हिच आर बीइंग अंडरलाइंड। ये चीजें कम से कम इतना आपके आंसर में अगर हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दीज वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछे गए और जिनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी इस बार भी बहुत ज्यादा है। ये पूरा था आप लोगों का एक क्विक रिकैप, एक वन शॉट विथ रिस्पेक्ट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ प्लीज कमेंट डाउन कि कौन से चैप्टर का आप लोगों को रिकैप, इस तरीके का वन शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस अगले बार मुझसे चाहिए है। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच।